सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, IARI नई दिल्ली। आज के हम विषय में चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की खेती, उसकी तकनीक और क्या उपयोगिता है उसकी आज के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष में धान और गेहूं का एक फसल चक्र जो है मुख्य फसल चक्र है, जिसमें गेहूं की कटाई के बाद सीधे जो है किसान लोग जो वो धान की खेती करते हैं। अक्सर जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जो गेहूं की खेती की कटाई हो जाती है और जून में या जुलाई में हम जो धान की फसल की अगली फसल की जो है वो रोपाई करते हैं। इसके बीच में लगभग जो है हमारे 2 महीने की अवधि का जो समय बचता है वो परती पड़ा रह जाता है, हमारी खेत जो है वो खाली रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग है, जो कम अवधि की मूंग होती है, उसकी खेती करके हम अतिरिक्त लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं उसी भूमि से। तो ग्रीष्मकालीन मूंग बीन है क्या? जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली मूंग बीन है उसको ग्रीष्मकालीन मूंग बीन कहा जाता है, जिसकी बुआई या बिजाई हम लगभग अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या गेहूं की कटाई के बाद जो है तुरंत हम जो है कर देते हैं और लगभग ये 50 से 60 दिन में हमारी जो है मूंग बीन वो तैयार हो जाती है, जिससे जो है हमको एक मुनाफे का ये सौदा साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की कि कैसे इसको उगाया जा सकता है, किन किन चीज़ों का इसमें जो है वो ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि किस समय जो है इसकी बुआई करें, बिजाई करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका खेत पहले से ही खाली है, जैसे सरसों की अगर जो हम बात करें तो अगर जो सरसों की कटाई के बाद आपका खेत खाली है तो मार्च में ही हमारा खेत खाली रह जाता है। तो अगर हम सरसों के बाद लें तो मार्च में ही ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की बिजाई कर दें, अन्यथा गेहूं की कटाई के बाद इसकी जो है बुआई हम कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हमारी मूंग की बुआई बहुत अधिक जो है पछेती नहीं होनी चाहिए। उसको हम ज़्यादातर जो है कोशिश करें कि वो अप्रैल तक उसकी जो है बुआई ख़त्म कर दें। उसके बाद ध्यान रखें कि जब बुआई करें तो हमारे खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा हमारा जो अंकुरन है वो प्रभावित होगा और हमारी जो है फसल की पैदावार जो है वो कम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीज उपचार की। जैसे हम जानते हैं कि ये मूंग बीन एक दलहनी फसल है और इसके लिए बीजोपचार एक बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। तो इसके बीजोपचार के लिए कुछ कवकनाशी हम दवाइयों का भी जो है बीजोपचार कर सकते हैं, जैसे थीरम है, मैनकोजेब है। इससे हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसका छोटा छिड़काव करके उसके बाद जो है हम बीजों का जो है छाया में सुखा के उसको बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो बीज जनित रोग हैं, जो भूमि जनित रोग हैं, वो हमारी फसल में नहीं लगेंगे और बहुत हद तक जो है हम अपनी फसलों को रोगों के प्रभाव से जो है बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन देने की कम आवश्यकता पड़ती है हमारी दलहनी फसलों में, क्योंकि इसमें एक जीवाणु राइजोबियम नामक जो है जीवाणु रहता है इसकी जड़ों में, जो वायुमंडल से उसकी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, अवशोषित करता है और पौधों को जो है वो प्राप्त कराता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो जीवाणु है, राइजोबियम है, उसको हमको फसल को देना पड़ेगा और वो फसल का देने का माध्यम होता है हम उसको बीज के उपचार के माध्यम से दे सकते हैं। इसके लिए क्या करें कि साधारण से कहीं भी आप जो है आसपास के अपनी दुकान पे जाएं जहाँ पे ये कृषि के उत्पाद मिलते हैं, वहाँ राइजोबियम का कल्चर का आपको पैकेट मिल जाएगा। 250 ग्राम का लगभग वो पैकेट मिलता है। 250 ग्राम का पैकेट वो आपके 10 किलोग्राम बीज के लिए वो पर्याप्त रहता है। उसमें क्या करें कि 250 ग्राम का पैकेट लें और उससे पहले हम 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ मिला के उसको गर्म करके अच्छी तरीके से उसका घोल बनाने के बाद जो उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जो है उसमें अपना जो राइजोबियम का कल्चर है उसको एक पैकेट को मिला दें। मिला के जो है उसको जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद जो है आप बीजों के ऊपर जो है हल्के हाथ से एक परत जो है उसकी जमा दें। जब वो परत जम जाएगी और समान रूप से जब वो परत बन जाएगी तो जो उसमें जो हमारे पैकेट में राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है उसमें जो जीवाणु है उपस्थित जो है वो भी हमारे जो है वो बीज के साथ जो है परत के रूप में उसके बीज के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको छाया में सुखा दें।
यहाँ ये बात का ध्यान रखें कि कभी भी जो है बीजों को अब जब आपने कल्चर किया है, बीजों उपचारित किया है, उसको कभी भी धूप में ना सुखाएं, अन्यथा जो आपकी जो जीवाणु आपने जो कल्चर जो है उसके ऊपर लेपित किया है वो सारे के सारे जीवाणु जो है धूप के कारण वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि आपकी जो है पैदावार में देखा गया है कि अगर जो हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके हमारी मूंग को बोते हैं तो 15 से 20% तक अधिक पैदावार जो है हम उसकी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम ध्यान रखें कि जो कुछ किस्में हैं, उपयुक्त किस्में हैं, उन्हीं का जो है चयन करें। जैसे कुछ किस्में हैं जो छोटी अवधि की किस्में होती है, जैसे 55 से 60 या 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। उसमें एक विराट किस्म है, वो बहुत अच्छी प्रजाति है, या पूसा बैसाखी है। ये भी प्रजाति 2-3 ये प्रजातियाँ हैं जिसको हम कम अवधि में हम उसकी पैदावार अच्छी ले सकते हैं। इसके बाद अगर जो मैं सिंचाई की बात करूं तो 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपकी बारिश नहीं हो रही है, अगर जो बीच में कोई बारिश हो गई है तो जो है उसी के अनुसार आप जो सिंचाई की मात्रा को कम कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हमारी पुष्पन अवस्था में और जब फलियों में दाना पड़ रहा हो, इन 2 अवस्थाओं में कभी भी जो है हमारी मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारी पैदावार में भारी गिरावट जो है वो सामान्यतः देखी जाती है। इसके अलावा अगर जो मैं खरपतवार नियंत्रण की बात करूं तो इसमें कई प्रकार के जो है खरपतवार आते हैं। सकरी पत्ती वाले भी, चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार आते हैं जो काफ़ी हमको जो है मूंग की फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि पेंडिमिथिलिन नामक एक दवाई आती है जिसका लगभग जो है 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको जब हम मूंग की बिजाई कर दें, बुआई कर दें, उसके तुरंत बाद या अंकुरन से पहले 3 दिन तक जो है हम उसका जो है खेत में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद समान रूप से छिड़काव करें और ये बात ध्यान रखें कि लगभग 1 हफ्ते तक हम उस खेत में ना घुसें। क्योंकि जब हम छिड़काव करेंगे तो एक सामान्य एक परत जो है हम उसकी ऊपर बना देंगे और वो परत जो नीचे जो हमारे खरपतवारों के बीज हैं उनके अंकुरन को वो रोकती है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब जो खरपतवारों के बीजों का अंकुरन को रोक सकते हैं तो हमारी क्या फसल को भी हानि पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसी दवा है कि जो हमारी फसल को हानि नहीं पहुंचाएगी। हमारा फसल का अंकुरन जो होगा वो सामान्य ही होगा, लेकिन जो खरपतवारों के बीज हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, उनका अंकुरन नहीं होगा और नष्ट हो जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि पेंडिमिथिलिन नामक दवाई का जो है वो छिड़काव करें। इसके बाद अगर जो आप देख रहे हैं कि फिर भी आपके खरपतवार कुछ आ रहे हैं तो आपकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो है एक निराई जो है अपने खेत में वो कर। इसके अलावा हम मुख्य रूप से हम बात करें उर्वरक प्रबंधन की कि कैसे उर्वरक प्रबंधन करें, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि चूंकि ये दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है, फिर भी हमको अच्छी उपज लेने के लिए लगभग जो है हमको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन बुआई के समय जो है वो अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस लगभग 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की भी आवश्यकता होती है। अगर जो आपकी भूमि की उर्वरता कम है, उसमें कार्बनिक पदार्थ कम है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी भूमि में बुआई से 15 या 20 दिन पहले 10 से 15 टन कंपोस्ट या FIM ये डाल के अच्छी तरीके से उसको मिला दें। मिलाने के बाद जो है बुआई करें। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो FIM या कंपोस्ट आप यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। कभी भी कच्ची गोबर की खाद जो है आप उसका प्रयोग ना करें। अगर आप अपने खेत में कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो उससे दीमक का प्रकोप बढ़ता है। तो आपके खेत में कच्ची गोबर की खाद डालने से क्या हो सकता है कि दीमक के प्रकोप से आपकी फसल जो है वो नष्ट हो सकती है और आपको हानि पहुंच सकती है। फिर आगे हम बात करेंगे इसकी कि रोग और कीट। सामान्यतः देखा गया है कि ग्रीष्मकालीन जो हमारी मूंग है उसमें रोगों का और कीटों का प्रभाव जो है कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कीट और रोग आ रहे हैं इसमें तो हमको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बीज को उपचारित करके बोएं। जैसे मैंने दवा का नाम बताया, फिर से मैं पुनः एक बार जो है बता दे रहा हूँ, थायराम या कैप्टान या इसके अलावा कार्बेंडाजिम नामक दवाई आती है या जिनेब नामक एक दवाई आती है। 2
ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करके और हम जो है वो बुआई करें, तो जो जितने भी ज़्यादातर बीज जनित रोग ही इसमें लगते हैं वो जो है नहीं आएंगे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जो हम कीटों की बात करें तो इसमें जो है फली छेदक कीट आ सकता है, या जो है पत्ती को काटने वाला कीड़ा आता है, और ज़्यादा ग्रीष्मकालीन मूंग में आते नहीं हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए हम एक क्लोरोपाइरीफास नामक एक दवाई आती है, उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी जैसे मोनोक्रोटोफास एक दवाई आती है, उसका 250 से 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से हम जो है अपनी फसल में जो छिड़काव कर सकते हैं, अगर जो आपको दिख रहा है कि आपकी फसल में कीड़ों का प्रभाव जो है या प्रकोप हो रहा है। इसके अलावा जब आपकी फसल जो है वो पक के तैयार हो जाए तब आप जो है उसकी कटाई कर लें। अगर आप किस्में दो प्रकार की होती हैं, एक किस्में ऐसी होती हैं कि जिसमें सारी फलियाँ लगभग एक साथ जो पक के तैयार हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आप जो है जब लगभग 70, 75 या 80% तक आप जो है फलियाँ आपकी जो पक जाएं, उस समय आप जो है पूरे पौधे को जो है हंसिया दराती के सारे जो है काट के उसको सुखा के आप जो है उसको भंडारित कर सकते हैं। दूसरी प्रजाति क्या आती है कि जिसमें 2 से 3 बार तुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप ऐसी किस्मों का चयन कर रहे हैं कि जिसमें फलियां सामान्यतः एक साथ नहीं पकती हैं, तो जब आपकी फसल की जो फलियां हैं वो पकें लगभग 2 बार, तब उसकी जो है फलियों की तुड़ाई कर लें। तुड़ाई करने के बाद क्या होगा कि जो फसल का बाकी के जो अवशेष है, जो बाकी का पौधा है, जो आपके फलियों की तुड़ाई के बाद खेत में जो बचा हुआ है, उसको आप जो है खेत में ही जुताई कर दें। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको मूंग बीन की फलियां मिल गई है जो आपको ज़रूरत थी। इसके अलावा जो आपने बचे हुए अवशेष जो उसका पौधा बचा है, उसको आपने खेत में जुताई की है, तो इससे क्या होगा कि वो सड़ के उसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो बढ़ाएगा और मिट्टी की उर्वरता को जो है वो बढ़ाएगा, और आने वाली फसल के लिए भी वो उपयोगी होगा, जिससे कि आने वाली फसल की भी पैदावार जो है वो अधिक होगी। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि जो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी है ग्रीष्मकालीन मूंग बीन पे, ये हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को जो है वो लाभकारी होगी। नमस्कार।